हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एक चैप्टर को स्टडी किए थे जिस चैप्टर का नाम था होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, जो कि बीकॉम पार्ट 2 में यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उसी चैप्टर में जो प्रीवियस वीडियोस में हमने थ्योरी समझे थे, उसी थ्योरी से एक और थ्योरी रिलेटेड है, क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड अकाउंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग अगर ये टॉपिक समझ जाएंगे तो इस चैप्टर से लगभग 50% थ्योरी का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट। कंसोलिडेटेड अकाउंट क्या है या किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा, एकत्रित। अर्थात जब दो कंपनीज जिसमें कि एक मेन कंपनी जो किसी अनदर कंपनी को परचेज करता है या एक्वायर करता है, तो जो एक्वायर करने वाले कंपनी होते हैं उसको हम लोग जनरली होल्डिंग कंपनी कहते हैं, क्योंकि मोर देन 50%, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने आप लोगों को बताए थे कि वो कंपनी जो किसी अनदर कंपनी का 50% या 50% से अधिक अगर उसके इक्विटी शेयर होल्डर को कंट्रोल कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, तो उस कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो यही मतलब होल्डिंग कंपनी में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है कंसोलिडेटेड, मतलब इकट्ठा। जो सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, चूँकि जो अकाउंट मेंटेन करता है वो अब तो जो एक्वायर किया वही मेंटेन करेगा, तो यहाँ पर तो एक्वायर किया होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी जब अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में, तो उस समय उसको एक कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। उस फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेटेड अकाउंट कहते हैं। अब कंसोलिडेटेड अकाउंट क्या होता है, उसे कंसोलिडेटेड अकाउंट हम किसे कहते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, जो कंसोलिडेटेड अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या? जो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग कंसोलिडेटेड अकाउंट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप एज होल। मतलब ग्रुप शब्द यहाँ पर आया है, ग्रुप इसलिए आया है चूँकि यहाँ पर मोर देन वन कंपनीज है। तो जब दोनों कंपनी इकट्ठा अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो उस फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम एक नया वर्ड देते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि होल्डिंग कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर है आगे कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी, देयरफॉर कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो टर्म एज ग्रुप अकाउंट। देखिए जैसे कि यहाँ का क्लियर दिया हुआ है, जो ग्रुप अकाउंट मतलब वही जो इकट्ठा बनाता है, और कंसोलिडेटेड अकाउंट। नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और दूसरा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब यहाँ पर करा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज द बैलेंस शीट of holding company and its subsidiary company which is prepared to show their assets and liability in a consolidated form। मतलब एक consolidated form में जो कोई होल्डिंग कंपनी जिसमें कि सब्सिडरी कंपनी का जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इन सभी को ले करके अपना मिला करके दोनों को इकट्ठा जो तैयार करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब इसका चूंकि फॉर्म दिया हुआ है, तो फॉर्म एंड कंटेन मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, जो इसको हम लोग कैसे किस फॉर्म में तैयार करते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनी एक्ट एंड हेंस
देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मतलब क्या, जो इस कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए कंपनी एक्ट में कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मेट नहीं दिया गया है। हाँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लेकिन कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं दिया गया है। दूसरा सेकेंड अनदर पार्ट जो है यहाँ पर वो हो गया कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मीनिंग क्या कहता है, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अब कॉन्सोलिडेटेड एज पर सेक्शन 129, मतलब कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है वो कंपनी एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 2013 उसमें सेक्शन 129 के अंतर्गत इसको प्रिपेयर किया जाता है। मतलब 129 के अंतर्गत कॉन्सोलिडेटेड पीएल अकाउंट भी बनता है और 129 के अंतर्गत कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया जाता है। इसका बनाने का पर्पस क्या है, तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is to give a true and fair view of the earning of the financial period for the group, as it is where a single entity from the point of view of any holding company। मतलब जो भी होल्डिंग कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी उस सब्सिडरी कंपनी को ले करके मिला करके जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है, उसका जो भी स्टेटमेंट है पीएल का, उन सभी के डेटा को ले करके ये अपने यहाँ, चूँकि बनाना तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, तो उसके साथ ही साथ ये उसके डेटा को, जैसे एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, फिर कुछ एक्सपेंसेस है, इनकम है, इन सभी डेटाओं को ले करके अपना एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। अब यहाँ पर इसका स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि कर है कि जो ऐसा कौन सा स्टेप होगा जो कि आपको ये प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब साफ है कि अगर कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा जो होल्डिंग कंपनी, वो साथ ही साथ उसके फिनेंशियल डेटा को ले करके प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर इसका जो मेन पर्पस है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका सबसे पहला स्टेप है जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन अ कॉलमनर फॉर्म। मतलब क्या, जो कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट ये प्रिपेयर करता है वो एक कॉलमनर फॉर्म में होता है, मतलब कॉलम वाइज होता है। सेकंड अनदर जो इसका स्टेप है वो सेकंड स्टेप कहता है कि रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी आर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पर दो बेसिक टर्म है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू इनकम और व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग जनरली रेकरिंग डिनोट करते हैं, मतलब वो इनकम जो बार बार जनरेट होगा, जो बार बार अर्न करेगा वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज कॉल्ड रेवेन्यूज इनकम। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो उसको बार बार जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड, सैलरी पेड, उसके बाद और भी जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस etc। तो जो एक्सपेंसेस इस ऑब्जेक्ट से किया जाता है कि उसको प्रॉफिट एट अ टाइम और इमीडिएटली अर्न हो, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो इनकम बार बार आएगा, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिए थे रेंट रिसीव का, तो रेंट रिसीव इसलिए चूंकि अगर इस मंथ अर्न करेगा फिर वो अगले मंथ भी अर्न करेगा, फिर अगले मंथ भी अर्न करेगा, तो ये इनकम बार बार उसको जनरेट होने वाला है, तो इसीलिए इस इनकम को हम लोग रेवेन्यू इनकम कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ समरी यही हुआ, इसका सारांश यह हुआ कि जो इनकम बार बार आएगा और जो एक्सपेंसेस बार बार किया जाएगा, तो जो एक्सपेंसेस बार बार किया जाएगा उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो इनकम बार बार आएगा उसे हम रेवेन्यू इनकम कैटेगरी में रखते हैं। तो सेकंड स्टेप है कि होल्डिंग कंपनी जब कभी भी ये आपको ये प्रिपेयर करता है आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो उस समय रेवेन्यू इनकम
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद द ग्रुप शुड बी एलिमिनेटेड, मतलब उसको एलिमिनेट कर देता है। दस द सब्सिडरी बॉट गुड्स फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी फॉर रुपीज कितना 1 लाख। अब यहाँ पर समझना है जो इफ द सब्सिडरी बॉट गुड्स फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी फॉर रुपीज 1 लाख और वाइस वर्सा, या एक कंपनी अगर जैसे कि हम लोग सभी को जानते हैं जो वन पर्सन इज कॉल्ड परचेजर देन अनदर पर्सन इज कॉल्ड सेलर। अगर एक परचेजर है तो अनदर क्या होगा सेलर होगा। तो उस सिचुएशन में ये कहता है उसको एलिमिनेट कर देता है। अगर ये परचेज किया तो स्वाभाविक रूप से वो सेल करेगा, तो यहाँ पर उसका सेल भी चला जाएगा और ये परचेज भी चला जाएगा यहाँ पर। और सबसे लास्ट स्टेप कहता है जो एलिमिनेट इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल से भी समझाना चाहेंगे जो व्हाट डू यू मीन बाय इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। अब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन ये हुआ, सच सपोज कीजिए जो एच कंपनी लिमिटेड, यानी यहाँ पर हम इसको होल्डिंग कंपनी सपोज किए और यहाँ पर आपको एस मतलब सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर हम सपोज किए। तो अगर सब्सिडरी कंपनी का डेटर होगा फॉर रुपीज 10,000 और तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर से इसको एलिमिनेट किया जाएगा। अगर सपोज कीजिए इसका क्रेडिटर अगर मान लो 20,000 है तो इसका मतलब है इसके क्रेडिटर में से इसके डेटर को डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, मतलब एक कंपनी का डेटर देन अनदर कंपनी का क्रेडिटर, या हो सकता है इसी कंपनी का डेटर हो, होल्डिंग कंपनी का ही डेटर हो और सब्सिडी कंपनी का क्रेडिटर हो, तो ये एलिमिनेट कर सकता है। तो ये एलिमिनेट कर सकता है यहाँ पर। या इसको और भी अनदर एग्जांपल समझेंगे तो होल्डिंग कंपनी का बिल रिसीवेबल तो सब्सिडी कंपनी का बिल्स पेबल, या होल्डिंग कंपनी का बिल्स रिसीवेबल तो सब्सिडी कंपनी का बिल्स पेबल। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को वो जनरली एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि जब हम ये प्रिपेयर करता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो उस समय जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है उसको एलिमिनेट करके ही यह प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ये टॉपिक है यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीज़ है। कुछ इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कशन अगर करेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म है सबसे पहला व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी। अब सब्सिडरी क्या होता है तो कह रहा है कि अ सब्सिडरी इज एन इंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर इंटरप्राइज। मतलब क्या नोन एज होल्डिंग कंपनी। यहाँ सब्सिडी का मतलब हुआ कि वो कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे जिसका कि कोई ना कोई एक होल्डिंग कंपनी होगा जो कि उसको एक्वायर कर लेगा, यानी उसके इक्विटी शेयर को होल्ड कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, तो उसको हम लोग सब्सिडरी कहते हैं। और दूसरा वर्ड है पेरेंट। पेरेंट मतलब बताए थे पेरेंट इज ऑल्सो नोन एज, पेरेंट कंपनी इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पर कराए पेरेंट इज एन इंटरप्राइज दैट हैज वन और मोर सब्सिडरीज। मतलब एक पेरेंट या होल्डिंग कंपनी का एक या एक से अधिक सब्सिडरी कंपनी हो सकता है। नेक्स्ट ग्रुप, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप। तो ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जो अ ग्रुप इज अ परजेंट दैट ग्रुप इज अ परजेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरी। मतलब सभी को इकट्ठा लेकर के जो वो मेंटेन करता है, जब वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है या कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो उसी को यहाँ पर ग्रुप से इंडिकेट किया गया है। इक्विटी, अब इक्विटी क्या होता है तो इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन इंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। मतलब कहता है क्या जो इक्विटी हम उसको कहते हैं जिसको मतलब टोटल एसेट्स में से जो उसका लायबिलिटी होता है, अगर उसको लायबिलिटी को हम डिडक्ट कर देते हैं किसी भी कंपनी का तो उसको हम लोग इक्विटी डिनोट करते हैं। और एक वर्ड है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट is that part of the net result of operation and of the net assets of subsidiaries
सब्सिडरीज। तो यहाँ पर माइनॉरिटी हम जैसे कि पहले भी बताए हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होता है जो कि रेस्ट रिमेनिंग पार्ट एक होल्डिंग कंपनी परचेज कर लिया मोर देन 50%, और जैसे कि 70 और 30 का हमने एग्जांपल दिए थे, जो एक कंपनी है यहाँ पर एच कंपनी और यहाँ पर हो गया एस कंपनी, तो इसको 80%, अगर ये 80% परचेज कर लिया तो रिमेनिंग जो 20% हो जाएगा यही इसका हो जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पर समझना है, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले पर्सन को हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। थैंक यू आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आएगा ये वीडियो। आज हम लोग थ्योरी का ही क्लास किए और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे और समझेंगे उसको अच्छा से। ओके, थैंक यू।